सर आज की जो ये Q&A वीडियो होने वाली है, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। आपने जो कुछ भी थंबनेल के ऊपर या फिर टाइटल के ऊपर देखा है, यकीन माने उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस वीडियो में एक से एक क्वेश्चंस को पिक किए गए हैं। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बल्कि हर वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी पूरी जान झोंक दूँ इसके पीछे कि भाई आपको जितने अच्छे से हो सके मैं आपको बता पाऊँ और आप तक सही इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊं। तो यकीन करें वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आपका कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसी तरह हो सकता है अगली वीडियो में मैं आपके सवालों को भी पिक कर सकता हूँ। तो सर डायरेक्टली चलते हैं हम अपने मेन कॉन्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आ जाता है अनिल कुमार जी की तरफ से। ये कहते हैं कि आई एम योर परमानेंट व्यूवर, आई हैव कॉन्ट फ्लेक्सी कैप ऑन 2 लाख लमसम 1 ईयर एगो एंड कॉन्ट स्मॉल कैप डायरेक्ट 2 लाख लमसम 1 ईयर एगो। यहाँ हुआ है तो इनका कहना है काइंडली सजेस्ट फॉर इधर कंटिन्यू और सेल। इनका कहना है कि आप मुझे ये बताइए कि सजेस्ट कीजिए कि भाई अभी मुझे इन फंड में रहना है, कंटिन्यू करना है या फिर इसको सेल कर देना है। देखिए इससे पहले कल की वीडियो में ही मैंने अकाउंट को लेकर बातें की हुई थी, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया हुआ था कि भाई कॉन्ट के जो अक्सर फंड्स हैं, अक्सर फंड्स के हालात अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे रीजंस है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि भाई उसके ऊपर फ्रंट रनिंग का जो केस है वो तो आपको पता ही है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि पिछले कई महीनों से आप देखें तो लगातार मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि ये कह लीजिए कि गिरावटें हो रही है लगातार। और जितनी रिकवरी हो रही है उससे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर देखें तो गिरावट हो जा रही है। तो ये भी एक मेन रीज़न है। लेकिन ख़ास रीज़न जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कॉन्ट के अक्सर स्कीम के लिए, अक्सर फंड्स के लिए, वो वही है फ्रंट रनिंग के केस। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, देखिए मैं आपको अपनी तरफ से मुझे जो समझ में आ रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप एवरेज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप एवरेज नहीं कर सकते, एवरेज करने का मतलब ये है कि आप देखिए कि भाई आप कितने पैसों पर रिस्क ले सकते हैं कॉन्ट के साथ। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतने ही पैसे पर रिस्क ले सकता हूं, अगर 2 लाख रुपये हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट वगैरह हुए हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि जितना पैसा आपको लगे कि भाई ये अकाउंट में रखना मेरे लिए मुनासिब हो सकता है रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, उतना ही आप रखिए और बाकी के पैसे निकाल कर आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो देखिए आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप उसे रिडीम भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा सवाल जो आता है वो आता है क्लाशिंग बॉयज़ की तरफ से। ये कहते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप अभी वैल्यूबल है तो फिर किस में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में? यानी ये पूछ रहे हैं कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप अगर वैल्यूबल है तो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें? देखिए सबसे पहली बात सर, अगर वैल्यूबल है कोई भी, अगर कहीं पर भी वैल्यूएशन की बात अगर हो रही है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ख्याल में रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि वहाँ पर हम निवेश ही नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें स्मॉल कैप में निवेश ही नहीं करेंगे और मिड कैप में निवेश ही नहीं करेंगे। वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको देखनी होती कि भाई ठीक है वैल्यूबल है तो ठीक है, हम वहाँ पर जो निवेश करेंगे और वहाँ पर जो निवेश करने का तरीका होगा वो तरीका ये होगा कि भाई SIP के ज़रिए निवेश करिए। SIP के ज़रिए आप निवेश करिए अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करना है तो, और थोड़े थोड़े करके निवेश करिए। लेकिन ऑलरेडी अगर आपकी SIP चल रही है उन्हीं फंड में, अगर आप फिर से पैसे लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप थोड़े बहुत करके पैसे ऐड कर सकते हैं। जब जब गिरावट हो तब थोड़े बहुत कम करके, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब होता है सर कि मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो इसका मतलब है मार्केट में आपको बार बार पैसे डालने का मौका मिलेगा, मार्केट में थोड़ी बहुत करके गिरावट होगी। तो इसी हिसाब से आप थोड़े थोड़े करके बहुत कम का आप वहाँ पर पैसा ऐड कर सकते हैं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरी बात, लार्ज कैप की बात रही तो लार्ज कैप में भी आप निवेश कर ही सकते हैं और लार्ज कैप में आप कम से कम 4 से 5 साल तक के तो निवेशित रह ही सकते हैं। तो अगर वैल्यूएशन है स्मॉल कैप मिड कैप में तो आप लार्ज कैप में चले जाइए जब तक के लिए, और साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप फिर स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाइएगा, जब तक आपको लार्ज कैप में रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। और फिर बाद में वैल्यूएशन थोड़ा लो हो जाएगा इधर पे स्मॉल कैप मिड कैप में, तो वहाँ पर आप निवेश भी कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में से मुझे उम्मीद है कि कोई सा भी तरीका आपको पसंद आया हो। उसके बाद सर अगला सवाल जो हमारे पास आता है वो आता है मैम राखी बिजलानी जी की तरफ से। ये मैम कहती हैं कि सर बेस्ट इंडेक्स फंड बताइए जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स दे। स्ट्रैटेजी, बजट, अल्फ़ा, मोमेंटम, बेटा कौन सा ठीक रहेगा फॉर 10 to 15 ईयर्स होराइजन?
देखिए इनका कहना है कि बेस्ट इंडेक्स फंड होना चाहिए जहां पर, और स्ट्रैटेजी बजट होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि भाई अल्फ़ा जो होते हैं, अल्फ़ा मोमेंटम टाइप के जो फंड होते हैं, अल्फ़ा टाइप के जो कैटेगरी के जो फंड होते हैं, इसमें जो इंडेक्स फंड होते हैं, इस तरह की इंडेक्स फंड की बात करनी है मैम। तो देखिए अल्फ़ा है और उसके बाद मोमेंटम, बीटा को छोड़िए, मोमेंटम और अल्फ़ा को मैं यहाँ पर कंसीडर करना चाहूँगा। तो मुझे तो अपनी ज़ाती तौर पे मुझे तो भाई मोमेंटम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अल्फ़ा मोमेंटम इस तरह के जो भी फंड होते हैं ना, वो मार्केट के वोलेटिलिटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, या फिर मार्केट में जब लगातार गिरावटें हो रही हो ऐसे टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं मैम। इस बात को आप याद रखें। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि 10 to 15 ईयर्स, तो इंडेक्स फंड चाहे कोई सा भी हो, इंडेक्स फंड चाहे कोई सा भी हो, 10 to 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर 10 to 15 ईयर्स के लिए हम निवेश करेंगे तो मैं तो डायरेक्टली बोलता हूं कि सर फिर स्मॉल कैप में क्यों नहीं जाएंगे और मिड कैप में क्यों नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैम आपको बातें समझ में आ गई हो। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकती है। और जिनको भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए, इंस्टा पे मैसेज करिए, मैं 100 to 10% आपको रिप्लाई करूँगा, या मेल भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आता है तीसरा सवाल शोएब टाइगर की तरफ से। इनका कहना है सर मेरा एक सवाल है, जवाब दे दीजिए प्लीज़। निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और उसके बाद कहते हैं निफ्टी 50, इन तीनों में रिस्क ज़्यादा है या इन्हीं के एक्टिव फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बताइए प्लीज़ किस में ज़्यादा रिस्क है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि निफ्टी मिड कैप 150 है, उसके बाद स्मॉल कैप 250 है, उसके बाद क्या कहते हैं निफ्टी 50 है। इसको जो इंडेक्स फंड है, मुझे जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। इनके कहने का मतलब है इसके जो इंडेक्स फंड है वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, या इसके जो एक्टिव फंड है जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। मतलब एक्टिव और पैसिव फंड के हिसाब से देखें तो एक्टिव में ज़्यादा रिस्क रहता है। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही एक्टिव है, तो इन दोनों में किस में रिस्क रहता है? तो सर यकीनन स्मॉल कैप 250 में ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी है, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक की बात करते हैं कि भाई एक्टिव फंड में ज़्यादा रिस्क रहते हैं, या फिर डायरेक्ट जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, या निफ्टी मिड कैप 150 है इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है, या स्मॉल कैप 250 के अंदर जो ये जो इंडेक्स है इसके अंदर जो स्टॉक्स है, समझ रहे हैं, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है या एक्टिव फंड में रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क रहेंगे, स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क रहेंगे, समझ रहे हैं बातें। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई हो। उसके बाद अब आते हैं एक सवाल की तरफ, जो कि चौथे नंबर का सवाल है रामचंद्र सिंह जी की तरफ से। सर का कहना है कि सर अगर हम ग्रो ऐप से कोई फंड ले लेते हैं और रिडीम किसी दूसरे ऐप से करते हैं तो कर सकते हैं। मतलब इनका कहना है ग्रो से हमने निवेश किया, रिडीम कहीं और से हम करना चाहें किसी और ऐप से तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं। और मैक्सिमम ऐप्स ऐसे हैं जहां पर यह ऑप्शन दिया गया है कि आपने कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किया हो, आप उस ऐप के अंदर उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भाई आपने अप स्टॉक्स के जरिए निवेश किया, अब आप चाह रहे हैं कि भाई ग्रो में हम उस फंड को रिडीम करें ग्रो ऐप के जरिए, लेकिन निवेश आपका अप स्टॉक्स के जरिए है, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन ऐसा कुछ नाम करके मिल जाता है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर क्लिक करके अपने जो भी फंड्स हैं जो आपने दूसरे ऐप से इन्वेस्टमेंट करे हैं उसको आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर, यानी कि ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और वहाँ से आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब पांचवा सवाल जो आता है वो CMS की तरफ से। देखिए CMS ही इनका नाम शो हो रहा है, इसलिए यही बोलना पड़ेगा मुझे। तो ये कहते हैं कि भाई एंजल वन इन दुबई, कैन आई क्रिएट न्यू डीमेट अकाउंट। इनका कहना है कि दुबई में मैं एंजल वन पर न्यू डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो सर इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो एंजल वन हो, अप स्टॉक्स हो, ज़ेरोधा कॉइन हो, या फिर इसके अलावा ग्रो वगैरह हो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, अगर आउट ऑफ इंडिया अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं नया, तो मुझे लगता है कि आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ग्रो में तो बिल्कुल डायरेक्ट मैं इस बात को लेकर कन्फर्म हूँ
क्योंकि मैंने डायरेक्ट कस्टमर से भी बात किया हुआ है, ग्रो ऐप के कस्टमर से, और वहाँ के सपोर्ट टीम से मैंने बात किया हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है हर एप्लीकेशन के अंदर यही सिस्टम है। वहाँ पर जो आप विदेश में जो अक्सर अकाउंट क्रिएट करेंगे ना किसी भी ऐप के अंदर, तो वहाँ पर मेन इशू आपको क्या आ जाता है पता है आपको? वहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि यू आर आउट ऑफ इंडिया, है ना, ऐसा करके लिख कर आ जाएगा, या फिर लोकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। अक्सर लोकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। और आप जो भी अकाउंट वगैरह ओपन करेंगे वो इंडियन प्रूफ वगैरह को देकर ओपन करेंगे। अब पता नहीं क्या सीन है इन चीज़ों का, समझ रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। खैर ये सुविधा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो उसको आप विदेश में यूज़ कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया में आप न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और उसको भी यूज़ करने का तरीका ये है, जो पुराना अकाउंट है उसको आप उस ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रो है तो ग्रो का जो मोबाइल ऐप है वहाँ से नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट और आखिरी सवाल हमारे पास आता है किशोर कुमार जी की तरफ से। ये कहते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप, उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद बंधन स्मॉल कैप। इनके कहने का मतलब है सर तीनों हम एक साथ पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? देखिए सर, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। 2 बातें तो आपको बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, और 3-3 स्मॉल कैप अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर देखिए रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, नो डाउट। और दूसरी बात ये है, अब एक बात और भी यहाँ पर कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग के प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। अगरचे निपॉन इंडिया के जो स्टॉक्स होल्डिंग्स है वहाँ पर 100 या 100 प्लस कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं कि ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि भाई यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको निवेश करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स के लिए ही आना चाहिए, उससे कम टाइम के लिए आ रहे हैं और 3-3 फंड ला रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। और कौन कौन से फंड है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर कैसा है ना कि रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, समझ रहे, फिर वही वाली बात है। तो आप 7 ईयर्स प्लस के लिए आइए, और आपका रिस्क एपिटाइट अगर अलाउ करता है तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग वगैरह का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं वहाँ पर ओवरलैपिंग होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, और उसका जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।